Hello friends, I am Manu Sharma and this is Civil Section. Welcome you all here. फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर 17 जिसका नाम है आर फॉरेस्ट। यानी कि इस चैप्टर में हम फॉरेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम देखेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फॉरेस्ट होते हैं वहां पर न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से रिसाइकल होते हैं। फिर हम देखेंगे फूड चेन का मतलब क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि फॉरेस्ट के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड होती हैं, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से नेचर में फॉरेस्ट जो है वो खुद से डेवलप होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि फॉरेस्ट जो है वो किस तरीके से एक डायनेमिक लिविंग एंटिटी है। फिर हम देखेंगे फॉरेस्ट के यूजेस, कैसे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट के बारे में जो बहुत फेमस भी रहा है, जिसका नाम है चिपको मूवमेंट, राइट। तो इन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो फ्रेंड्स फॉरेस्ट जो है मोस्ट वैल्यूएबल और यूजफुल रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको टाइम के साथ रिन्यू किया जाता है और ये अपने आप भी रिन्यू हो जाते हैं। ये हमारी नेशनल वेल्थ है, यानी हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। इसके अलावा जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनको ये हैबिटेट यानी घर प्रोवाइड करते हैं, रहने का स्थान प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जितनी भी अर्थ के ऊपर लैंड मौजूद है, जितना भी लैंडस्केप है, उसमें से 1/3 लैंड जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। और अगर हम कंट्री इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट लैंड कवर है वो लगभग 21% है, राइट। इसके अलावा जो फॉरेस्ट होते हैं कुछ पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो वहाँ के क्लाइमेट और वहाँ की सॉइल पर डिपेंड करते हैं, यानी कि कुछ सॉइल और क्लाइमेट जो है वो डिसाइड करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप का फॉरेस्ट पाया जाएगा, राइट। जो फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत ज्यादा पार्ट में फैले हुए होते हैं और यहाँ पे हर टाइप का ट्री, हर्ब्स, श्रब्स, क्लेम्बर्स और जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे वेराइटीज देखने को मिलती हैं, राइट। तो फॉरेस्ट जो है बहुत 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 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारी लाइफ इनसे जुड़ी हुई होती है। तो इसके बारे में समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक अवेयरनेस क्रिएट होती है इससे, राइट। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की। यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक जो है वो दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरा है। तो हम पहले बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर किस तरीके से डिपेंड करते हैं, ये पहले हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट से फूड लेते हैं, यानी कि सारे के सारे एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं। कैसे? सपोज करिए एक कोई प्लांट है, राइट, एक कोई ट्री है या प्लांट है जो भी है, तो हर्बीवोर जो है वो तो इसको डायरेक्टली खाएगा, यानी वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है। लेकिन जो कार्निवोर है वो किसको खाता है? वो हर्बीवोर को खाता है। तो अगर हर्बीवोर ही नहीं होगा तो क्या कार्निवोर सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हर्बीवोर कैसे सर्वाइव कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ प्लांट्स। तो अगर ये प्लांट्स ही नहीं होगा तो हर्बीवोर नहीं होगा, और हर्बीवोर नहीं होगा तो एक कार्निवोर भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये जो कार्निवोर है ये प्लांट के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, राइट। तो सारे के सारे एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, राइट। फिर नेक्स्ट है ऑक्सीजन, यानी एनिमल्स को प्लांट से ऑक्सीजन मिलती है। तो फ्रेंड्स ये तो सभी को पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, लाइफ है हमारे लिए, और कोई भी इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता। और जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे लिए हमारी लाइफ है, राइट। और ये हमें कहाँ से मिलता है? बिकॉज ऑफ प्लांट्स मिलता है। तो एनिमल्स जो हैं वो ऑक्सीजन पर डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। नेक्स्ट चीज है जिसकी वजह से एनिमल प्लांट पे डिपेंड करते हैं वो है शेल्टर। तो ट्रीज जो होते हैं वो एनिमल्स को रेन से या हीट से बचाता है। तो एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ट्रीज,
किससे, बारिश से या धूप में वो छाया देते हैं एनिमल्स को। इसके अलावा बहुत सारे बर्ड्स जो हैं उनके नेस्ट यानी जो घोंसले होते हैं वो ट्रीज की ब्रांचेस पे बने हुए होते हैं, यानी कि उनका घर होता है पक्षियों का जो घोंसला होता है, तो वो कहाँ पे होता है, पेड़ों के ऊपर ही होता है, तो उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है ट्री। इसके अलावा मंकी, एप्स, बैट्स, ये सब भी ट्रीज के ऊपर ही रहते हैं। तो एनिमल्स जो है वो प्लांट्स के ऊपर किस लिए भी डिपेंडेंट है, क्योंकि प्लांट उनको रहने की जगह देता है, राइट। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो कैसे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, तो फ्रेंड्स जो एनिमल्स हैं ब्रीदिंग के टाइम पे, रेस्पिरेशन के टाइम पर वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत जरूरी चीज है, राइट। तो एनिमल से प्लांट्स को क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और इसकी हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, राइट। इसके अलावा जो पोलन और सीड डिस्पर्जल होता है वो भी बिकॉज ऑफ एनिमल्स ही होता है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, बैट्स होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो उसको अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए वहां पर आप डिटेल में देखेंगे कि जो पॉलिनेशन है इसका मतलब क्या होता है। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स वगैरह जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्रूट्स के सीड्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी से सीड्स वगैरह जो हैं वो स्टिक हो जाते हैं, और एनिमल कहीं दूसरी जगह पर जाते हैं तो वो जो सीड्स हैं वो वहां पर झड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ओवर क्राउडिंग नहीं होती है प्लांट्स की, वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है, राइट। तो जो कुछ एनिमल्स हैं वो सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। अब ये एनिमल प्लांट को न्यूट्रिएंट कैसे सप्लाई कर रहा है, तो फ्रेंड्स जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है यानी एनिमल वेस्ट जो होता है, या उनकी जो डेड बॉडीज होती हैं वो सॉइल में मिलके सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं। ये अभी हम डिटेल में देखेंगे किस तरीके से सॉइल को ह्यूमस मिलता है, सॉइल को फर्टिलिटी मिलती है, राइट। अभी हम इसको आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में देखेंगे। तो जो एनिमल वेस्ट होता है या उनके जो डेड रिमेन्स होते हैं, डेड बॉडीज होती हैं, वो सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं, और वो एज अ मैन्योर वर्क करता है सारा का सारा जो वेस्ट होता है, और इससे प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी इंटरडिपेंडेंट है, राइट। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ फॉरेस्ट, यानी एक फॉरेस्ट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी रिसाइकलिंग किस तरीके से होती है। तो फ्रेंड्स ये एक पूरा प्रोसेस वर्क करता है, और यहाँ पे यानी जो जंगल होते हैं यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग अपने आप होती रहती है एक प्रोसेस के थ्रू। और वो प्रोसेस क्या है उसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स और जितने भी अबायोटिक एनवायरमेंट होता है यानी एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी की सारी चीजें जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ये बायोटिक, अबायोटिक, ये सारी चीजें क्या होती हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हमने क्लास 6 की साइंस के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ी हुई हैं। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को फॉलो नहीं किया है तो आप पहले एक बार उनको देख लें, जिससे कि आपका यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी और आप चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे, राइट। तो डिकम्पोजर्स की अगर हम लोग बात करें तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स डिकम्पोजर्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब, माइक्रो मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बींग्स जो होते हैं। तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स या जो एनिमल्स होते हैं उनके जो डेड रिमेन्स हैं, यानी जितनी भी खराब गली हुई सड़ी हुई चीजें हैं या बॉडी है मरी हुई खराब जो बॉडीज हो जाती हैं, या कोई एनिमल मर जाता है, तो उन डेड रिमेन्स को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, और जो भी न्यूट्रिएंट्स वहां से उनको मिलते हैं वो सॉइल को प्रोवाइड कर देते हैं, या वाटर में दे देते हैं, या एयर में प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डिकम्पोजर कहा जाता है, और ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में बहुत 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 ज्यादा हेल्प करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स ये एक सिस्टम होता है गिव एंड टेक का, दो कंडीशंस में, बायोटिक और अबायोटिक के बीच में। बायोटिक जितना भी लिविंग एनवायरनमेंट होता है उसको बायोटिक कहते हैं, और जितना भी नॉन लिविंग एनवायरनमेंट होता है उसको अबायोटिक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो अबायोटिक सब्सटेंस है
वो न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते हैं प्रोड्यूसर्स को। तो प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कुछ प्रोड्यूस करता है, फूड प्रोड्यूस करता है, उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। तो नॉर्मली प्लांट्स ही फूड को प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और जो उनको खाता है वो कंज्यूमर होते हैं। तो नॉर्मली एनिमल्स को कंज्यूमर कहा जाता है, राइट। तो अबायोटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो प्रोड्यूसर्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, और प्रोड्यूसर्स क्या काम करते हैं? उसकी हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और फूड किसके लिए प्रिपेयर करते हैं? कंज्यूमर्स के लिए, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि वो फूड के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं? खाना तैयार करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, जब ये प्रोड्यूसर्स और जो कंज्यूमर होते हैं, जब ये मर जाते हैं, यानी कि इनकी डेथ हो जाती है, तो इनको डिकम्पोज कर दिया जाता है डिकम्पोजर्स के थ्रू। तो नॉर्मली क्या होता है, सपोज करिए जो जंगल होते हैं उसमें प्लांट्स, एनिमल्स जो हैं वो मरते रहते हैं, डेड होते रहते हैं, तो उनका जो वेस्ट होता है वो अपने आप क्लीन हो जाता है। तो कैसे क्लीन होता है? वहां पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। वो क्या करते हैं, जो भी डेड रिमेन्स होते हैं इनके अंदर की न्यूट्रिएंट को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उन न्यूट्रिएंट को फिर वो सॉइल को प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है, राइट। यानी कि उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ जाती है, और उसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। तो फ्रेंड्स, ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं? न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, और उसको एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ये एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जो रिच इन न्यूट्रिएंट है, यानी बहुत सारे उसमें न्यूट्रिएंट होते हैं। और जब सॉइल को ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस प्रोवाइड किया जाता है, तो सॉइल को बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, और सॉइल जो है वो फर्टाइल बन जाती है, राइट। तो ह्यूमस जो है वो किस में ऐड होती है? वो सॉइल के अंदर ऐड होती है, और प्रोड्यूसर्स जो है अगेन एंड अगेन उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर उससे अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। उस खाने को एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, बाद में उनकी डेथ हो जाती है, फिर से वही होता है, डिकम्पोजर उनको डिकम्पोज कर देते हैं, और उस न्यूट्रिएंट को सॉइल को प्रोवाइड कर देते हैं। फिर से वही प्रोसेस चलेगा कि वो जो सॉइल है, सॉइल से सारे सारे प्लांट्स जो है उन न्यूट्रिएंट्स को ले लेंगे, न्यूट्रिएंट को लेने के बाद फूड प्रिपेयर करेंगे, और फिर एनिमल्स उस फूड को कंज्यूम करेंगे, और ये प्रोसेस लगातार चलता है। ये एक साइकिल क्रिएट हो जाती है, और ये साइकिल एक जंगल के अंदर, यानी एक फॉरेस्ट के अंदर लगातार चलती रहती है, राइट। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो है वो फॉरेस्ट के अंदर रिसाइकल होते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से फॉरेस्ट के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिसाइकल होते हैं। अब हम देखते हैं फूड चेन के बारे में कि फूड चेन क्या है। तो फ्रेंड्स, जो जंगल होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, वहां पे बहुत सारी फूड चेन बनी हुई होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर एनिमल को किसी ने खाया, फिर उसको किसी और ने खाया, फिर उसको किसी और ने खाया, यानी कि सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यही जो चेन होती है, इसी को फूड चेन कहा जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं फूड के लिए। जैसे कि प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स, प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोर, उसको खाते हैं कार्निवोर, और फिर कार्निवोर को खाते हैं लार्जर कार्निवोर, राइट। तो फ्रेंड्स, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, ये सब चीजें क्या हैं, इसको हमने क्लास 6 में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो अभी हम उसको डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, राइट। तो आप प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर लीजिए, आपको वहां पर ये सारे टॉपिक्स डिटेल में मिल जाएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं हर्बीवोर, यानी हर्बीवोर प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, और हर्बीवोर को कार्निवोर, और कार्निवोर को लार्जर कार्निवोर खाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक चेन क्रिएट हो गई। तो यहाँ से अगर हम प्रोड्यूसर्स को हटा देंगे ना, तो ये पूरी की पूरी चेन जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि पूरी चेन खराब हो जाती है। ये सारे एनिमल्स जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और इनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स बहुत जरूरी हैं। अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हमारे पास ये सारे एनिमल्स जो है खत्म हो जाएंगे, और एंड में जो इंसान है वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, और हमारे लिए प्लांट्स जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा खाना भी कहाँ से आता है, प्रोड्यूसर से ही आता है। और जब यही खत्म हो जाएंगे तो हम किस तरीके से सरवाइव करेंगे, राइट। इसीलिए बोलते हैं कि प्लांट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी केयर करनी चाहिए, ना कि उनको काटना चाहिए और उनको वेस्ट करना चाहिए, राइट।
तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, जो फूड चेन होती है ना, इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है। यानी प्रोड्यूसर्स के अंदर कुछ एनर्जी थी, उसको हर्बीवोर ने खाया, तो ये जो एनर्जी है वो कहाँ चली गई, वो हर्बीवोर के अंदर गई। अब उसको कार्निवोर ने खाया, तो कुछ एनर्जी जो थी वो कार्निवोर के अंदर गई। उसके बाद उसको लार्जर कार्निवोर ने खाया, तो एनर्जी जो है लार्जर कार्निवोर तक पहुंची। लेकिन ये जो एनर्जी होती है ना, ये इस चेन में लगातार कम होती जाती है। और जो आगे वाले जो एनिमल्स हैं वो सरवाइव इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि आगे के लिए एनर्जी बचती ही नहीं है। तो जब एनर्जी बचेगी नहीं तो आगे वाले एनिमल्स कैसे सरवाइव कर पाएंगे, राइट। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, फूड चेन के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होती है प्लांट से हर्बीवोर में, हर्बीवोर से फिर कार्निवोर में और फिर लार्जर कार्निवोर में, राइट। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में फूड चेन को डिफाइन करना चाहें या बताना चाहें, तो इसको हम कह सकते हैं हु ईट्स हुम, यानी किसने किसको खाया। जैसे प्लांट को खाया ग्रास हॉपर ने, और ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, और स्नेक को खाया ईगल ने। तो ये क्या हो गया, ये एक पूरी एक चेन तैयार हो गई, राइट। इसमें से आप एक को हटा दीजिए, बाकी के जो जितनी भी एनिमल्स हैं, जितनी भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं, आगे वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, राइट। इसीलिए बोलते हैं प्लांट्स को हमें सेव करना चाहिए। इसके अलावा एक और टर्म आती है, वो है फूड वेब। वेब का मतलब होता है जाल। तो जो जंगल होता है उसके अंदर ऐसी मल्टीपल चेन्स होती हैं, बहुत सारी चेन होती हैं, और सारी की सारी एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। यानी कि इससे कोई और चेन लिंक्ड होगी, फिर उससे कोई और चेन लिंक्ड होगी। तो इस तरीके से क्या होता है, एक पूरा जाल बन जाता है, पता नहीं चलता कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो उसी को हम लोग बोलते हैं फूड वेब। इसको हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि जो ग्रास है या प्लांट है, उसको ग्रास हॉपर ने खाया, ठीक है। और उस ग्रास को और प्लांट को सिर्फ ग्रास हॉपर ही नहीं खाता है, उसको रेबिट भी खाता है, उसको कैटल भी खाते हैं, डियर भी खाता है, राइट। तो यहाँ पे इस प्लांट के ऊपर या इस ग्रास के ऊपर एक एनिमल या एक इंसेक्ट डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके ऊपर मल्टीपल एनिमल्स और मल्टीपल इंसेक्ट्स जो है वो डिपेंड करते हैं, राइट। तो उसके बाद में फिर जो हर्बीवोर है, इन हर्बीवोर को बहुत सारे कार्निवोर खाते हैं, जैसे कि फ्रॉग ने खाया, बर्ड्स ने खाया, स्नेक्स ने खाया, टाइगर्स ने खाया। तो यहाँ पे क्या होता है, अपनी ईटिंग हैबिट के बेस पर वो एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि फ्रॉग ही डिपेंड कर रहा है ग्रास हॉपर के ऊपर, बहुत सारे अदर एनिमल्स या बर्ड्स जो हैं वो भी ग्रास हॉपर को खाते हैं। तो इससे क्या हुआ है, एक वेब क्रिएट हो गया, यानी कि बहुत सारे एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फूड वेब, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा फूड चेन और फूड वेब का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो फॉरेस्ट के साथ एसोसिएट होती हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो टर्म है वो है क्राउन। तो क्राउन में क्या होता है, ये इसका मतलब है ताज, राइट। तो जो प्लांट होता है या जो फॉरेस्ट होता है, उसके स्टेम से ऊपर जितना भी ब्रांची पार्ट होता है, इस ब्रांची पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्राउन, राइट। और ये जो क्राउन होते हैं ये ट्री के बेस पे, प्लांट के बेस पे टाइप्स में डिफर करते हैं, साइज में डिफर करते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है कैनोपी। कैनोपी क्या होता है फ्रेंड्स, जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं यानी जो घने जंगल होते हैं, अगर आप उनको ऊपर से देखेंगे तो एक रूफ जैसा स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाता है। यानी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे प्लांट्स की या ट्रीज की एक छत बनी हुई है, यानी आप बिल्कुल नीचे जमीन को देख ही नहीं पाते उस घने जंगल के अंदर। तो ये जो एक रूफ बन जाती है, एक छत जैसा आकार बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैनोपी, राइट। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आती है वो है अंडर स्टोरीज। तो फ्रेंड्स आपने ये वर्ड सुना होगा बिल्डिंग्स के लिए, इसका मतलब होता है मंजिल या माला। तो 1 स्टोरी, 2 स्टोरी बिल्डिंग, 3 स्टोरी या मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उसी से ये वर्ड जो है निकला है। तो नॉर्मली क्या होता है, एक जंगल के अंदर, एक फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, तो सारे के सारे एक साथ ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रीज है तो सिर्फ ट्रीज ही ग्रो करेंगे, वहाँ पे हर्ब्स या श्रब्स जो है वो ग्रो नहीं कर सकते। सारी की सारी चीजें जो है वो एक साथ ग्रो करती हैं। और ये जितनी भी प्लांट्स होते हैं ये हाइट में डिफर करते हैं, जैसे ट्रीज बड़े होते हैं, श्रब्स छोटे होते हैं, हर्ब्स और छोटे होते हैं। तो जो हर्ब्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट होते हैं सारे के सारे ट्रीज में, और ये लोएस्ट लेयर फॉर्म करते हैं, राइट। श्रब्स जो होते हैं ये मिडिल में होते हैं यानी ट्रीज, और फिर जो हर्ब्स होते हैं उनके बीच में जो होते हैं, यानी ज्यादा लंबे भी नहीं होते ज्यादा छोटे भी नहीं होते, उनको श्रब्स कहा जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, ऐसे एक लेयर बन जाती है हॉरिजॉन्टल, राइट, कुछ इस तरीके से।
तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से मंजिल बन गई ना, पहले यहाँ पे लंबे पेड़ आ रहे हैं, फिर यहाँ पे छोटे, फिर उससे और छोटे, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टोरीज क्रिएट हो गई। तो इसी को बोला जाता है अंडर स्टोरीज, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्राउन, कैनोपी और अंडर स्टोरी का मतलब क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से नेचर के अंदर फॉरेस्ट अपने आप से डेवलप होते हैं। तो फ्रेंड्स, नेचर के अंदर ट्रीज जो है वो इनफ सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी बहुत सारे बीज वो प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो सीड्स होते हैं ये डिस्पर्स हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज की वजह से। अब वो एजेंसीज वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, एनिमल हो सकते हैं, एक्सप्लोजन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सीड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स हो जाते हैं। और क्योंकि जो जंगल होते हैं या जो फॉरेस्ट होते हैं उनका फ्लोर बहुत ज्यादा रिच इन ह्यूमस होता है, यानी वहाँ की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और इसके अलावा इनफ वहाँ पे मॉइस्चर होता है, शेडी होता है, तो आराम से वो सीड्स जो है वो ग्रो हो जाते हैं। तो जब भी वो सीड्स इस फ्लोर पर गिरेंगे, यानी इतना ज्यादा फर्टाइल सॉइल के ऊपर गिरेंगे, तो वो तुरंत जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी उसमें अंकुर निकल आते हैं, अंकुरित वो हो जाते हैं। और उसमें से सीडलिंग्स निकल आती हैं, सैपलिंग्स निकल आती हैं, और धीरे धीरे वो एक ट्री में ग्रो हो जाता है। तो इस तरीके से नेचर जो है वो फॉरेस्ट को डेवलप करती है। तो आपने देखा होगा कई बार अपने आसपास भी, जैसे अगर कोई खुला एरिया है, खाली मैदान है, बहुत टाइम से वहां पे कुछ भी एक्टिविटीज नहीं हो रही है, तो एक टाइम के बाद वहां पे पूरा जंगल क्रिएट हो जाता है। तो वो कैसे होता है वो जंगल क्रिएट, वो ऐसे ही होता है सीड डिस्पर्सल की वजह से। सीड डिस्पर्सल की वजह से क्या होता है, सीड्स कहीं पर भी जाके गिर जाते हैं, और क्योंकि यहाँ की जो सॉइल होती है बहुत फर्टाइल होती है, तो वो सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेट होने के बाद उसमें सैपलिंग्स निकल आती हैं, और धीरे धीरे वो जो सैपलिंग्स हैं वो एक ट्री के अंदर ग्रो हो जाती हैं, और धीरे धीरे वो पूरा एरिया जो है जंगल से कवर हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से नेचर जो है वो अपने आप से ही फॉरेस्ट को डेवलप कर लेती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से नेचर अपने आप से ही फॉरेस्ट को डेवलप कर लेती है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कि फॉरेस्ट जो है वो किस तरीके से डायनेमिक लिविंग एंटिटी है, यानी यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और सबके लिए यहाँ पे वो फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिससे सब इजीली ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके, सरवाइव कर सके। यानी वो सारी कंडीशंस जंगल जो है इन प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स नॉर्मली क्या होता है, प्लांट्स को कौन खाता है, हर्बीवोर खाते हैं, और हर्बीवोर को फिर कौन खाता है, कार्निवोर खाते हैं, राइट। तो एक जंगल के अंदर सिर्फ एक वैरायटी नहीं होती है हर्बीवोर की, मल्टीपल वैरायटीज होती हैं, बहुत सारी वैरायटीज हर्बीवोर की और कार्निवोर की पाई जाती हैं। तो ये जो हर्बीवोर और कार्निवोर होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को रीजनरेट करने में और ग्रो करने में। वो हम देख चुके हैं कैसे करते हैं, वो किस तरीके से देखा था हमने, डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स इन डेड एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं, और इसके बाद में क्या होता है, फिर वो जितना भी न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल को प्रोवाइड कर देते हैं। उसके बाद सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, प्लांट उस सॉइल से उन न्यूट्रिएंट्स को फिर से कैप्चर कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, वो साइकिल एक पूरी कंप्लीट होती रहती है, लगातार वो साइकिल चलती रहती है, राइट। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या काम करेंगे, वो जितना भी डेड रिमेन है प्लांट और एनिमल का, उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं और उनको डिकम्पोज कर देते हैं। उसके बाद प्लांट उनको फिर से कैप्चर कर लेते हैं उन न्यूट्रिएंट को, और फिर से उनको हर्बीवोर खाते हैं, उनको फिर कार्निवोर खाते हैं, और फिर वही प्रोसेस लगातार चलता रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो एक डायनेमिक लिविंग एंटिटी है। यहाँ पे हर टाइम एक ऐसा प्रोसेस चलता है जो कि यहाँ की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहाँ पे वो एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं जंगल एनिमल्स को, जिससे वो आराम से यहाँ पे ग्रोथ कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि किस तरीके से फॉरेस्ट जो है रीजनरेट करते हैं और क्यों वो डायनेमिक लिविंग एंटिटी कहे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि ये जो टर्म है इसको एक्सप्लेन करने बोल देते हैं, या फिर पूरा डिस्क्राइब करने बोल देते हैं इस मेथड को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे फॉरेस्ट के यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स फॉरेस्ट के तो बहुत सारे यूजेस हैं, यानी इसका नुकसान ही नहीं है कोई, इसके सिर्फ यूजेस ही हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हमको लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन देते हैं, सॉइल इरोजन से बचाते हैं, यानी जो फ्लड वगैरह आता है उससे हमको बचाते हैं,
इसके अलावा सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। पॉल्यूशन जो एनवायरनमेंट में होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो फॉरेस्ट से हमें मिलते हैं, जैसे कि गम, ऑयल, स्पाइसेस, फॉडर फॉर एनिमल्स, बैम्बू, सिल्क, हनी, ये सारी चीजें जो है ये हमें जंगलों से मिलती हैं। इसके अलावा इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू भी है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों यूजफुल है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से इंटरडिपेंडेंस है प्लांट्स के और एनिमल्स की एक दूसरे के ऊपर, और प्लांट्स को अगर आप हटा देंगे तो कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो जरूरी है कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व करें। तो फ्रेंड्स, फॉरेस्ट का मेंटेनेंस करना, उनको ठीक ठाक बना के रखना, वो जैसे हैं उनको और जनरेट होने देना, उनको रीजनरेट करने देना, डेवलप करने देना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? मैसिव अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। तो अफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन का ही ऑपोजिट है। डिफॉरेस्टेशन में क्या करते हैं? लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे जो पेड़ों को काटा जाता है तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो अफॉरेस्टेशन क्या हो जाएगा? बहुत बड़े लेवल पे फॉरेस्ट को फिर से ग्रो करना, जंगलों को लगाना, पेड़ों को लगाना, उसी को बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। तो जब बहुत बड़े लेवल पे अफॉरेस्टेशन होता है तो बहुत बड़ा एरिया जो है जमीन का वो जंगलों से कवर हो जाता है, यूजफुल प्लांट से कवर हो जाता है। तो इस तरीके से भी हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो लार्ज स्केल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट होता है, यानी पेड़ों की जो बहुत बड़े लेवल पे कटाई चल रही है, डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, उसको तुरंत से तुरंत स्टॉप करना चाहिए। अगर जरूरत है, बहुत जरूरत है, तो ही कुछ पेड़ों को काटने की अनुमति देनी चाहिए। और फिर उसके बाद एक कंडीशन डालनी चाहिए कि अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो उसकी जगह पर जितना ज्यादा पेड़ हो सकता है उतना ज्यादा पेड़ लगाए जाएं। राइट? तो इस तरीके से भी हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा रीजन है फॉरेस्ट के खत्म होने का, वो है फॉरेस्ट फायर। तो जरूरी है कि फॉरेस्ट फायर को प्रिवेंट किया जाए, उसको रोका जाए। और जब फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल कर लिया जाएगा तो बहुत हद तक हम जंगलों को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो ओवर ग्रेजिंग होती है कैटल्स की, हॉर्सेस की, शीप, गॉड्स, इन सब की, तो इसको भी प्रिवेंट करना होगा। यानी जितनी जरूरत है उतनी ही ग्रेजिंग करवाई जाए, ओवर ग्रेजिंग ना करवाई जाए, क्योंकि इससे सॉइल खराब होती है, और जब सॉइल खराब होती है तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। राइट? इसके अलावा जितनी भी सॉइल इरोजन की एक्टिविटीज होती है, यानी जो सॉइल खराब होने लगती है, इरोजन क्या होता है फ्रेंड्स? नॉर्मली जो पेड़ की जड़ें होती है ना, वो सॉइल को बांध के रखती हैं। लेकिन जब पेड़ को काट दिया जाता है तो ये सॉइल जो है वो लूज पड़ जाते हैं। तो जब ये लूज पड़ जाती है ना सॉइल, तो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू इजीली ये कैरी हो जाती है। और इससे क्या होता है, जो उसके फर्टाइल ऑब्जेक्ट है, यानी जितना भी इसके अंदर उपजाऊ तत्व हैं, वो सारे के सारे बह जाते हैं पानी के थ्रू, एयर के थ्रू। और जो सॉइल है वो बंजर होने लगती है धीरे धीरे, यानी कि वो बैरन होने लगती है और वो यूजफुल नहीं रह जाती। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन। यानी सॉइल जो है धीरे धीरे इरोड हो रही है वाटर की वजह से, एयर की वजह से, तो उसी को सॉइल इरोजन कहा जाता है। तो जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, उसको तुरंत से तुरंत कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए कुछ प्रिवेंशन बताने चाहिए, कुछ पॉलिसीज बनाने चाहिए। राइट? इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन होता है, इसको भी तुरंत रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि इससे जो वेजिटेशन होती है, जो ट्रीज होते हैं, उनको सर्वाइवल में डिफिकल्टी आती है। इसके अलावा लोगों को अवेयर भी करना चाहिए कि क्यों हमारे लिए जंगल बहुत जरूरी है, कैसे हमारी जिंदगी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है, और किस तरीके से हम इनको कंजर्व कर सकते हैं। तो एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाया जाना चाहिए। किस तरीके से? एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, रेडियोज के थ्रू, या प्ले वगैरह करके भी हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो लॉ है उनको और ज्यादा स्ट्रिक्ट करना चाहिए, और प्रोटेक्टेड एरियाज जो है एनिमल्स के लिए और जो जंगलों के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उनको बढ़ाना चाहिए, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे के सारे जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इनको बढ़ाना चाहिए। और लॉज को, यानी जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ बनाने चाहिए, जिससे कि फॉरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा कंजर्व किया जा सके। तभी हमारा एनवायरनमेंट सुरक्षित रहेगा, तभी हम लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहेगी। राइट? तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है चिपको मूवमेंट। और ये बहुत ही फेमस मूवमेंट था पेड़ों को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए। तो फ्रेंड्स,
जो हिमालयन रीजन है यानी जहाँ पर हिमालय है उसका जो फुट हिल है यानी जो नीचे वाला एरिया है, तराई वाला एरिया है, वहां पर ये जो एक मूवमेंट था, चिपको मूवमेंट, ये स्टार्ट किया गया था। इसमें क्या होता था कि जो लोग होते थे वो जंगलों को बचाने के लिए पेड़ों को हक कर लेते थे, उनसे चिपक जाते थे, और जो ठेकेदार होते थे या जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वो उन पेड़ों को काट नहीं पाते थे। तो इसीलिए ये मूवमेंट बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था मार्च 1973 में। और ये कहाँ शुरू हुआ था? ये उत्तराखंड के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। वहां पर एक टाउन है, एक शहर है, हिली एरिया है वो, गोपेश्वर, उस जगह पर इसको स्टार्ट किया गया था। और इसको लीड किसने किया था? एक बहुत ही फेमस, एक रिप्यूटेड एनवायरमेंटलिस्ट थे, जो मतलब एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया था और ये बहुत 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 फेमस हुआ था ये मूवमेंट। इसमें जितनी भी गांव की औरतें थी, जितनी भी विमेन थी, उन्होंने इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता था कि नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, जब वो जंगलों को काटने के लिए आते थे, उन पेड़ों को काटने के लिए आते थे, तो वहां की जो महिलाएं होती थी, वहां की जो वुमेन होती थी, वो पेड़ों को हग करके खड़ी हो जाती थी, यानी उनको चिपक के खड़ी हो जाती थी, और कहती थी कि हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि आप इसको काटना बंद नहीं करेंगे, और अगर आप पेड़ों को काट रहे हैं तो साथ में आप हमें भी काट सकते हैं। तो इसीलिए जुडिशरी को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, और तुरंत से तुरंत ये जो पेड़ों की कटाई थी इसको रोका गया। तो तब से ये जो मूवमेंट था ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, और ये आज भी कई जगह पर इसको फॉलो किया जाता है जब भी फॉरेस्ट को बचाने की बात आती है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट को हमसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पर पूछ सकते हैं। जैसे कि आप अपने डाउट हमसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है @civilsection। इसके अलावा आप अपने डाउट हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है civilsection2018@gmail.com। इसके अलावा आप अपने डाउट हमारी वेबसाइट पर भी पुट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है www.civilsection.com। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हमें हमारे वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके सजेशंस हमें सही लगेंगे तो हम उन्हें अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।